नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो आज हम लोग अंधेरे में जो मुक्तिबोध की कविता है, ठीक है, नेट दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पंक्ति से प्रश्न था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। ध्यान से सुनेंगे। मुक्तिबोध जी की पंक्ति है, अंधेरे में से ली गई है और नेट दिसंबर 2007 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। यह पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध जी की। ठीक, देखिए मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने नाटक के विविध दशाओं पर चर्चा की, जो उनकी विविध दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ लोगों ने रोमांटिक नाटक लिखे, जिनमें लाला श्रीनिवास दास के रणधीर प्रेम मोहिनी की बात हुई, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी के मैंग मंजरी की बात हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह बच्चन सिंह दोनों के उपदेशों में तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि गोस्वामी जी के उपदेश तो सती धर्म की मर्यादा से संबद्ध है, लेकिन वहीं पे लाला श्रीनिवास दास जी ने तो दुनिया भर के उपदेश जो है एकत्र कर दिए हैं कई स्थान पे। ठीक मित्रों, हम लोगों ने यह भी देखा कि जो है ऐतिहासिक नाटकों में जो है राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप सिंह, ठीक, लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, इन सब नाटकों को देखा। आज हम लोग प्रहसन पर बात करेंगे कि प्रहसन कौन कौन से लिखे गए भारतीय युग के समय में। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने पहले ही देखिए कह रहे हैं कि प्रहसन, प्रहसन का मतलब क्या होता है? जैसे हंसी, समझ रहे हैं, हंसी लेकिन हंसा के व्यंग कर दिया जाए, ये चीजें हैं। अब देखिए प्रहसन, देखिए नाट्य के दो रूप होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि नाट्य के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। ठीक, एक रूप होता है क्या? रूपक होता है। एक तो होता है क्या? रूपक। एक होता है रूपक, ठीक, और एक होता है उपरूपक। हम्म अब देखिए उपरूपक, रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के 10 भेद हैं और उसी 10 भेद में से एक भेद आपका क्या है? प्रहसन है। ठीक है, उसी 10 भेद में से एक भेद क्या है? प्रहसन है। जैसे इसमें 10 भेद में कौन कौन से हैं? जैसे देखिए प्रहसन हो गया, नाटक भी है, प्रकरण, भाड़, भाड़ भी क्या है? रूपक का ही भेद है। भाड़, विश्मश विश्मौसधम, जो आदरणीय भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है वह भी भाड़ में ही लिखा गया। ठीक, जैसे व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, विधि, ये सब क्या है? ये सब रूपक के 10 भेद हैं। उस रूपक के 10 भेद में से एक है हमारा प्रहसन, बस हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बता क्या रहे हैं। तो हमसे पता है क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं ना कि इस काल के निबंधों में व्यंग का जो पैनापन दिखाई पड़ता है वह प्रश्नों में भी दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, देखिए अब जैसे देखिए जो बच्चन सिंह लिख रहे हैं, नाटक की चर्चा हुए भले निबंध शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन समझिए इस काल में जो नाटक लिखे गए क्या है? उसमें व्यंग का पैनापन दिखाई देता है। अब कैसे? तो इसको देखते हैं। कह रहे हैं जिस उद्देश्य को लेकर, जिस लक्ष्य के लिए लेखक साधना कर रहे थे, उसकी बहुत बड़ी पूर्ति प्रहसनों के माध्यम से हुई। मित्रों, जैसे एक होता है ना कि प्रहसन लिखने का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, या एक लेखक का ठीक है, लेखक की साधना का एक उद्देश्य होता है कि मैं किस लिए लिख रहा हूं। तो उस उद्देश्य की पूर्ति बहुत हद तक किसके माध्यम से हो गई? प्रश्नों के माध्यम से हुई। उस संक्रांति काल में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन के लिए प्रहसन बहुत ही उपयुक्त साधन था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है तन मन धन गोसाई जी की अर्पण में धर्म गुरुओं के व्यभिचार का वर्णन राधा चरण गोस्वामी करते हैं। कैसे बूढ़े वो मुहासे में पर नारी गमन का दुष्परिणाम बताया गया। तो समझिए बात को, जो वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे उस संक्रांति काल में, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, उसके लिए जो प्रहसन बहुत ही उपयुक्त साधन था। कह रहे हैं इसलिए स्वाभाविक था कि लेखकों का झुकाव उस ओर होता। नई प्रगति की विरोधी सभी प्रकार की मनोवृत्तियों पर व्यंग व्यंग किया गया। ध्यान से सुनिए,
ठीक है, नई प्रगति की विरोधी सभी प्रकार की मनोवृत्तियों पर व्यंग किया गया। फलस्वरूप घिसी पिटी रूढ़िग्रस्त मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि को प्रश्नकारों ने अपने व्यंग का लक्ष्य बनाया। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की ना कि तन मन धन गोसाई जी की अर्पण में क्या हुआ, धर्म गुरुओं के व्यभिचार का वर्णन हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, जो सांस्कृतिक चीज थी, अंधविश्वास था कि भाई धर्म गुरु है तो भाई वो जो भी करे सही, नहीं ऐसा नहीं, जो उनके व्यभिचार थे उनको उजागर करने का काम किया। ठीक है, अब देखिए पाश्चात्य भाषा और संस्कृति में रंगे हुए लोगों को भी अच्छी खबर ली गई। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। ठीक, उसकी संस्कृति में रचे बसे हैं, कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि राधा चरण गोस्वामी जिनका जन्म 1800 कितना बता रहे हैं, 1858। राधा चरण गोस्वामी जी का जन्म कितना बता रहे हैं ये, 1858। लेकिन रामचंद्र तिवारी में 1859 है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी। और खड्ग बहादुर मल्ल जिनका जन्म 1853। ठीक है, मतलब राधाचरण गोस्वामी से पहले इनका जन्म हुआ। इस काल के प्रमुख प्रहसनकार हैं, जैसे हमसे पूछ ले इंटरव्यू में गए हम, हमसे ये पूछ ले बताइए जो भारतीय युग के दो प्रहसनकार का नाम बताइए भारतेंद्र जी को छोड़कर, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे तुरंत कि ये क्या पूछ लिया हमसे। ठीक, ध्यान से सुनिए, अगर हमसे पूछ लें कि भारतीय युग के दो प्रमुख प्रहसनकार तो राधाचरण गोस्वामी और खट बहादुर मल। ठीक, अब देखिए गोस्वामी जी मतलब राधाचरण गोस्वामी की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी वृंदावन के प्रतिष्ठित गोस्वामियों में थे और उनकी छद्म लीलाओं से अच्छी तरह परिचित थे। अब देखिए गोस्वामी जी कहाँ के थे, वृंदावन के थे। और मित्रों यही कारण था कि राधाचरण गोस्वामी ने जो भारतेंदु पत्रिका थी मित्रों, ठीक है, भारतेंदु नामक एक पत्रिका इन्होंने चलाया और ये वृंदावन से ही निकलती थी। तो हमारा एक प्रश्न और तैयार हो गया कि वृंदावन से कौन सी पत्रिका, भारतेंदु पत्रिका किसकी थी, राधाचरण गोस्वामी जी की थी। अब देखिए आगे व्याख्या में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण में धर्म गुरुओं के व्यभिचारों को की पोल खोलकर उनका पर्दाफाश किया गया। ठीक है, अब देखिए राधाचरण गोस्वामी प्रश्नकार हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तन मन धन गोसाई जी के अर्पण में क्या किया, व्यभिचारों का पोल खोला। किस व्यभिचारियों का, जो धर्म गुरु के रूप में व्यभिचारी थे उनका। बड़े मुंह मुहासे, देखिए कहीं पे ये मिलता है कि बूढ़े मुंह मुहासे देखे तमाशे, कहीं पे बड़े मुंह मुहासे। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के ये जानिए कि बूढ़े मुंह मुहासे में पर नारी गमन का परिणाम दुष्परिणाम बतलाया गया। ठीक है, अब हमसे कभी पूछ ले, ठीक है, परीक्षा में देखिए कितना महत्वपूर्ण, हमसे पूछ ले कि राधा चरण गोस्वामी के किस प्रहसन में पर नारी गमन का दुष्परिणाम बतलाया गया, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़े बूढ़े मुंह मुहासे या बड़े मुंह मुहासे। इसमें प्रकारांतर से हिंदू मुसलमान एकता की ओर भी संकेत किया गया। देखिए बहुत बड़ा तथ्य है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बात की गई है। ठीक है, गोस्वामी जी ने वृंदावन से भारतेन नामक एक पत्र भी निकाला। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतेन नामक पत्र किसने निकाला, राधाचरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास भी विकल्प में रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राधा कृष्ण दास सती प्रथा को पूरा किया और फुफेरे भाई थे। लेकिन राधा चरण गोस्वामी ने वृंदावन से भारतेन नामक पत्रिका निकाला, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राधाचरण गोस्वामी जी का कौन और से जो है नाटक या प्रहसन है। तो देखिए हम लोगों ने बूढ़े मुंह मुहासे को पढ़ा, हम लोगों ने तन मन धन गोसाई जी अर्पण जी को पढ़ा। ठीक है, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण को। अब देखिए इनका एक था अमर सिंह राठौर। ठीक, अमर सिंह राठौर इन्हीं का है। आपसे पूछ ले अमर सिंह राठौर किसका है, तो राधाचरण गोस्वामी जी का है। आपसे अगर पूछ ले कि सती चंद्रावली, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हमसे पूछे सती चंद्रावली तो राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, सती चंद्रावली पूछे तो राधाचरण गोस्वामी। श्री चंद्रावली पूछे, ध्यान दीजिएगा, श्री चंद्रावली पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा तथ्य है, इसलिए मैंने बताया कि सती चंद्रावली देखिए राधाचरण गोस्वामी। ठीक, अब देखिए कह रहा है खड्ग खड्ग बहादुर मल्ल मझौली के महाराज कुमार थे। अब देखिए
खड्ग बहादुर मल्ल कहाँ के थे? मझौली के महाराज कुमार थे, ठीक है, आम व्यक्ति नहीं थे। बांकीपुर के खड्ग विलास प्रेस की स्थापना उन्हीं के नाम पर हुई थी, ठीक है। बांकीपुर में, अब देखिए कभी आपसे पूछ ले कि बांकीपुर के खड्ग विलास प्रेस की स्थापना किसके नाम से हुई, हालांकि ऐसे प्रश्न बनेंगे नहीं, फिर भी देखते चला जाए, ठीक है। तो खड्ग बहादुर मल्ल। देखिए ठाकुर रामदीन सिंह के संपादकत्व में उन्होंने क्षत्रिय पत्रिका का भी संपादन किया। अब देखिए, मतलब अगर आपसे पूछ ले कि क्षत्रिय पत्रिका से संबंधित है तो खड्ग बहादुर मल्ल, ठीक। अब देखिए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है यही भारत आरत प्रहसन में उन्होंने शासकों और ओहदेदारों की दुर्वृत्तियों तथा शासितों की दुर्बलताओं पर गहरा व्यंग्य किया है, ठीक है। अब देखिए भारत आरत कब था? 1885 ईस्वी में था। राय बहादुर खड्ग मल्ल जी का था। इनके और कौन से प्रहसन या नाटक ठीक है उपलब्ध है, इस पे भी अगर बात हो जाए तो क्या बात होगी, ठीक है, कितनी शानदार बात होगी। तो देखिए खड्ग बहादुर मल्ल जी का एक था महारास, महारास, यह भी 1885 में ही था महारास, ठीक है। और क्या था? एक और इनका था क्या? रति कुष्मायुध, रति, ठीक है, कुष्मायुध। लेकिन भारत आरत को मत भूलिएगा और बाकी सब भूल जाइएगा, ठीक है। रति कुष्मायुध, और एक और था, क्या था उसका नाम? कल्प वृक्ष। हमसे पूछ ले कल्प वृक्ष भी इन्हीं का था, ठीक, कल्प वृक्ष। अब देखिए पुनः ये जानिए कि भारत आरत नामक प्रहसन किसने लिखा? तो राय सॉरी खड्ग बहादुर मल्ल ने लिखा, ठीक है। खड्ग बहादुर मल्ल लिखा, कब लिखा? 1885 ईस्वी में लिखा, ठीक। अब देखिए क्या था इसमें? तो इस प्रहसन में शासकों और ओहदेदारों की दुर्वृत्तियों की चर्चा थी और शासितों की दुर्बलताओं पर गहरा व्यंग्य था। अब देखिए व्यक्तिक उन्नति के लिए भाषा और धर्म का परित्याग करने वाले बंगाली बाबू की आत्मभर्सना देखते ही बनती है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं अपनी भाषा की कदर्थना, देखिए कदर्थना शब्द का क्या अर्थ होता है? दुर्दशा, मतलब बुरी दशा, ठीक है। जैसे कुछ लोग अपनी भाषा का ही बुरी दशा करते हैं। अब देखिए बंगाली बाबू से अंग्रेजी क्या कह रहा है? आप देखिए, देखिए कह रहे हैं कि अपनी भाषा की कदर्थना करने वाले बंगाली बाबू से अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहता है, ठीक है। बंगाली बाबू से अंग्रेज मजिस्ट्रेट कह रहा है क्या कि सुअर हम तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं मांगता, सुअर हम तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं मांगता, अपना मुल्क की बोली बोलो। मतलब अंग्रेजी मजिस्ट्रेट बंगाली बाबू से कह रहा है, बंगाली बाबू बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे थे, उनसे कहा ए सुअर हम तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं मांगता, अपना मुल्क की बोली बोलो। पर आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन पर उक्त मजिस्ट्रेट की गाली का कोई असर नहीं पड़ता। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं? देवकी नंदन की जैनार सिंह में ओझाई के विश्वासियों पर व्यंग्य किया गया। अब देखिए हमें एक चीज मिल गया कि देवकी नंदन, इनका कौन सा था? तो इनका था जैनार सिंह, ठीक है, जैनार सिंह। इसमें किस पर व्यंग्य था? ठीक है, ओझाइयों के विश्वासियों पर व्यंग्य था। जैसे लोग फूंक झाड़ कराते हैं, ओझा के पास जाते हैं, ठीक है, कि हई बीमारी से हो जाए, ये पकड़ा है, वो पकड़ा है, तमाम चीजें। तो इस पे जो है जैनार सिंह लिखा देवकी नंदन ने, और ओझाइयों पर व्यंग कर दिया, जो ओझाई के विश्वासियों पर व्यंग कर दिया। अब देखिए गोपाल राम गहमरी की देश दशा, ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, यह प्रश्न आ चुका है कि देश दशा किसका नाटक है? तो उस गोपाल राम गहमरी का है, ठीक है। अब देखिए गोपाल राम गहमरी के देश दशा में सरकारी अलहकारों की धांधली को व्यंग का विषय बनाया गया। देश दशा में क्या है? जो सरकारी अलहकार है उनकी धांधली को व्यंग का विषय बनाया गया। अंबिका दत्त व्यास की देसी घी और चर्बी व्यवसायिक कुरूपता का अच्छा नमूना है, ठीक है। हमें एक नाटक पता चल गया, देसी घी और चर्बी किसका नाटक है, ठीक है, या किसका प्रहसन है? तो अंबिका दत्त व्यास का है। देश दशा किसका प्रहसन है? तो गोपाल राम गहमरी का है।
अच्छा, क्या गोपाल राम गहमरी ने और भी कोई रचना की है नाटक के संदर्भ में? तो की है, कौन कौन सी की है उसको देख लेते हैं। देखिए, गोपाल राम गहमरी को ऐसे करते हैं गोला और लाते हैं इनको नीचे और लिखते हैं इनके बारे में। देखिए, देशदाता सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। वनवीर नाम से इन्होंने लिखा, वनवीर नाम से, ठीक। ब्रभुवाहन नाम से लिखा, ठीक है, ब्रभुवाहन नाम से, ठीक, नाटक लिखा। विद्या विनोद नाम से लिखा, विद्या विनोद। देखिए, तीनों में वह आ रहा है, विद्या विनोद। हाँ, वनवीर, देखिए हमसे पूछ ले कि वनवीर, ब्रभुवाहन, विद्या विनोद, ये सब नाटक किसके हैं? तो गोपाल राम गहमरी के हैं, ठीक। अब देखिए, दो चीजें हमसे अगर पूछ ले कि देसी घी और चर्बी किसका नाटक है, तो अंबिका दत्त व्यास का है। देसी घी और चर्बी हमसे पूछ ले तो अंबिका दत्त व्यास का है। क्या और अंबिका दत्त व्यास ने लिखा? हाँ, लिखा। इनका एक नाटक जो है बहुत फेमस है, भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य दो लोगों का था, ये परीक्षा में प्रश्न बनता है। देखिए, अंबिका दत्त व्यास का भी था भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य किसका था? अंबिका दत्त व्यास का भी था, ठीक है। और किसका था भारत सौभाग्य? प्रेमगंज जी का भी था, प्रेमगंज जी का भी था, ठीक है। मिलता जुलता दोनों लोग का नाटक ही था, यह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंबिका दत्त व्यास की और रचना क्या थी? इन्होंने गो संकट नाटक लिखा। क्या? गो संकट नाटक। गो संकट नाटक किसने लिखा? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा, ठीक। अब देखिए, ललिता नामक नाटक पूछ ले तो भी अंबिका दत्त व्यास, ठीक। इन सब बातों पे चर्चा हो गई। अच्छा, देखिए, भारत सौभाग्य किसका है? तो भारत सौभाग्य किसका है? अंबिका दत्त व्यास का है। और किसका? प्रेमगंज जी का। देसी घी और चर्बी, देसी घी और चर्बी किसका है? अंबिका दत्त व्यास जी का है। इसमें इन्होंने क्या बताया? व्यवसायिक कुरूपता का अच्छा नमूना है यह बताया। अब देखिए, इन प्रहसनों में पूंजीपतियों, सरमायादारों, शासकों आदि की अवांछनीय तत्वों के रूप में अंकित किया गया है, जो नवीन चेतना का द्योतक है। ध्यान दीजिए, इस प्रहसनों में क्या हुआ? इसमें पूंजीपतियों, सरमायादारों, शासकों आदि की अवांछनीय तत्वों के रूप में अंकित किया गया, जो उनके अवांछनीय कुकृत्य थे उनको अंकित किया गया, उनको आधार बनाया गया। और ये जब चीजें हो रही है ना, तो समझिए नवीन चेतना का वो द्योतक है, ठीक है। अब उससे नवीन चेतना, ठीक है, आने वाली है। अब देखिए, खट बहादुर मल ने जमींदारों के मनमानेपन का संकेत देते हुए उन्हें वृश्चिक राशि कहा, ठीक है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात, खट बहादुर मल ने क्या जमींदारों के मनमानेपन के विषय में क्या कहा? जब उनका संकेत देते हैं तो बता देते हैं कि भाई साहब ये सब क्या है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि है। टेक्निक की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं आंका जा सकता। अब जैसे देखिए, अगर उनको कठिन करना हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, कि टेक्निक की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है, जैसा कि शुक्ल में ये पैटर्न चलता है ज्यादातर, कि टेक्निक की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं आंका जा सकता। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसके संदर्भ में कहा है? तो खट बहादुर मल्ल जी के संदर्भ में कहा है। अब देखिए, हमारे सामने क्या है? सामाजिक पौराणिक नाटक कौन से लिखे गए? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। कह रहे सामाजिक पौराणिक, सामाजिक नाटकों की केंद्रीय समस्या नारी है, ठीक है। सामाजिक नाटकों की क्या है? केंद्रीय समस्या क्या है? नारी है, जो मुख्यतः सुधारवादी दृष्टिकोण से परिचालित है। इस तरह के नाटकों में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया गया है। मतलब समझिए, उस समय क्या है? नवीन चेतना जग रही थी, ठीक है। उसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा प्रथा का विरोध किया गया, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इसका क्या किया गया? समर्थन किया गया। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, जैसे बाल कृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, कई बार परीक्षा में विकल्प में रखा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी का है, ठीक। हमसे यदि पूछ ले कि इनका और नाटक कौन है, तो पद्मावती नाटक भी इन्हीं का था, कलराज की सभा था, रेल का विकट खेल कई बार पूछा, बाल विवाह पूछा, ये सारे नाटक इन्हीं के थे। एक बार पूछा नल दमयंती स्वयंवर, ठीक। तो यह भी, अब नल दमयंती और किसकी रचना है भक्ति काल में? तो नरपति व्यास की है। अब ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण दास के
दुखनी वाला आदि नाटक ऐसे ही है, मतलब समझ रहे हैं कैसे ही है, जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री आदि का समर्थन किया गया, वैसे ही नाटक बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, जैसा काम पर वैसा परिणाम। ठीक है, राधा कृष्ण दास ने क्या लिखा? दुखनी बाला लिखा। अब देखिए राधा कृष्ण दास के और नाटक कौन से थे? तो महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप। ठीक है, अगर केवल पद्मावती पूछे तो बाल कृष्ण दत्त, महारानी पद्मावती और कौन पूछ ले, ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग कि पूछ ले महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती। और क्या पूछ ले हमसे? ये पूछ ले दूसरा कि महाराणा प्रताप किसका नाटक है? महाराणा प्रताप, कहीं कहीं इसका नाम महाराणा प्रताप सिंह भी दिखता है। ये सब, ये दोनों नाटक किसके हैं? राधा कृष्ण दास के हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या फिर से देखते हैं कि और क्या कहा। कह रहे भट्ट जी के नाटक में दृढ़ता की प्रवणता तथा व्यंग का तीखापन मिलता है। भट्ट जी के नाटक में क्या मिलता है? दृढ़ता। ठीक है, भट्ट जी के नाटक में दृष्टिकोण की प्रवणता, क्षमा करिएगा, क्या मिलता है? दृष्टिकोण की प्रवणता मिलता है। ठीक है, मेच्योरिटी मिलती है कि उनके दृष्टिकोण की। ठीक, व्यंग का तीखापन भी मिलता है, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। ठीक है, इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। जब भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जो है व्यंग में जो है बहुत अव्वल किस्म के हैं। ठीक, वो लिखते हैं किस निबंध को लिखते हैं? वो लिखते हैं मेला ठेला, वो लिखते हैं मेला ठेला नामक निबंध लिखते हैं। लेकिन मेला को झमेला कौन कहता है? मेला झमेला नामक निबंध कौन लिखता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं। अब देखिए मतलब उनका व्यंग करना ही उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, अब देखिए राधा कृष्ण दास ने विधवा के स्वाभाविक शरीर धर्म को प्रस्तुत करते हुए दुखनी बाला लिखा था। समझ रहे हैं? राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला का विषय वस्तु क्या हो गया? दुखनी बाला उन्होंने क्यों लिखा? तो उन्होंने दुखनी बाला में जो है उन्होंने क्या किया? दुखनी बाला में जो है विधवा जो थी ना, विधवा को जो है उसका जो शरीर धर्म को प्रस्तुत करने के लिए, स्वाभाविक शरीर धर्म को प्रस्तुत करने के लिए दुखनी बाला लिखा। अब देखिए इसका पहले नाम क्या था? विधवा विवाह था। अब हमसे अगर पूछ ले विधवा विवाह किसका नाटक है, तो भी घबराना नहीं है। विधवा विवाह हमसे पूछ ले तो घबराना नहीं है, बिल्कुल हमें बता देना है कि राधा कृष्ण दास का है। ठीक है, किसको लिखा गया? विधवा के स्वाभाविक शरीर धर्म को प्रस्तुत करने के लिए दुखनी बाला लिखा गया। दुखनी बाला का जो है इसका पहले नाम था विधवा विवाह और दुखनी वाला 1880 में था। एक और बात हम लोग जान लिए कि भाई साहब ये 1880 में था। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसकी श्यामा भ्रूण हत्या करती है, पर दुखनी बाला में सरला विस्पान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। अब पूछ ले हमसे सरला जो है किस नाटक की पात्र थी? दुखनी वाला की। वस्तुतः विधवा विवाह में यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, जो समाज विरोधी होने के कारण बाद में दूसरी पुस्तक में बदल जाता है। देखिए अभी समाज इस तरह के नग्न यथार्थ को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक आदर्श की ओर मोड़ना पड़ा। बाद में चलकर समझौते की यही प्रवृत्ति प्रेमचंद में आदर्शोन्मुखी यथार्थ के रूप में प्रकट हुई। ठीक है, लाला जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी भंवर सिंह नाटक परिनारी गमन के विरोध में लिखा गया। देखिए एक तो परिनारी गमन की बात कर रहे हैं कौन? राधा चरण गोस्वामी, किसमें? बूढ़े मुंहासे में। लेकिन अब इसी पैटर्न को पकड़ते हुए कमल मोहिनी भंवर सिंह ने परिनारी गमन के विरोध में लिखा, सॉरी लाला जवाहरलाल वैद्य ने कमल मोहिनी भंवर सिंह नाटक लिखा। लाल, अब हमसे पूछ लो कमल मोहिनी भंवर सिंह नाटक किसका है, तो जैसे नाटक का नाम है वैसे ही लेखक का नाम है लाला जवाहरलाल वैद्य। अब देखिए इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई साहब कमल है, इसको भाई मान लीजिए लाल। लाल, ठीक है। अब देखिए गोपाल राम गहमरी के विद्या विनोद में उझाई, अनमेल विवाह, बहुविवाह का विरोध तथा पात्रिव्रत का समर्थन किया गया। ठीक, मतलब समझ रहे हैं
कि जैसे देखिए गोपाल राम गहमरी का एक विद्या विनोद था, उसमें ओझाई, ठीक है, ओझाई की चर्चा भी हम लोगों ने किया था। लेकिन फिर ओझाई की बात आ गई क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना देवकी नंदन की जयनाथ सिंह में ओझाई के विश्वासियों पर व्यंग, वैसे ही देखिए गोपाल राम गहमरी के विद्या विनोद में क्या हुआ, ओझाई पर व्यंग हुआ, अनमेल विवाह पर व्यंग हुआ, बहु विवाह पर का विरोध हुआ, और पातिव्रत का समर्थन किया गया। ठीक है, पत्नी व्रत सही है, पातिव्रत का भी समर्थन, कह रहा है कि नारी समस्या के भारत दुर्दशा के मेल में भारतोद्धार, भारतोद्धार, भारत आरत, ठीक है, भारत आरत, ठीक, और कौन, भारत सौभाग्य, ये हम लोगों ने कहा भारत सौभाग्य किसका था, तो अंबिका दत्त व्यास का भी है, प्रेमगन का भी है। ठीक है, भारत आरत किसका है, भारत आरत किसका है, तो ये जो है खट बहादुर मल्ल जी का है। देश रक्षा आदि नाटक लिखे गए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने आज जो है नाटक को खत्म कर लिया, बच्चन सिंह से हम लोगों ने आधुनिक हिंदी साहित्य की उनकी पुस्तक से नाटक को समाप्त कर लिया। अब इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है उपन्यास को पढ़ेंगे, और इसके जो आगे वीडियो है ना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बड़ी बने थोड़ी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई चल रहा हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव।